नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पुनः दैनिक चक्र घटना चक्र के सीरीज के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं और आज मैं 29 जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का जो पहला घटना है, जो पहला सवाल के रूप में है, वो यह है कि बिहार की कोसी नदी के ऊपर एक रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का नाम क्या है? तो बिहार की कोसी नदी आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है और उसी उत्तर बिहार में है ये, और उसी पर एक पुल बनाया गया, रेलवे पुल। तो उसका नाम क्या है? तो ये नाम है, उसका आंसर ए होगा अटल सेतु। उसका नाम अटल सेतु है। बिहार की कोसी नदी के ऊपर बनाई जाने वाली अटल सेतु जल्द ही परिचालन में आ जाएगा, यानी शुरू कर दिया जाएगा। इस सेतु के शुरू हो जाने के बाद 298 किलोमीटर सफ़र तय करने वालों को सिर्फ 22 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अब जहां लगभग 300 किलोमीटर सफ़र तय करना था, वहां मात्र 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप अपने वांछित जगह पर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुल उत्तर बिहार के लिए है और 22 किलोमीटर में ये दूरी तय हो जाएगी। यहाँ देखिए किसके किसके बीच है। तो निर्मली से सरायगढ़ के जाने के दौरान जो लोग जाते थे निर्मली से सरायगढ़, उनको दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा होकर जाना पड़ता था, और इसमें कुल जाने में 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। और अब ये अटल सेतु के जरिए मात्र 22 किलोमीटर में ये दूरी तय हो जाएगी, मात्र 22 किलोमीटर में। ठीक है। आज का दूसरा सवाल है कि दुनिया की कौन सी कंपनी है जो फेसबुक को पछाड़कर सोशल मीडिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, यानी कि जिसका एम कैप सबसे ज़्यादा हो गया है ना। पहले फेसबुक का था सोशल मीडिया के क्षेत्र में, अब उसका एम कैप सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसका उत्तर है टेंसेंट। डी उत्तर होगा। चीन की ऑनलाइन गेम कंपनी टेंसेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप दुनिया का सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे मूल्यवान होगी कंपनी बन गई, यानी सबसे अधिक एम कैप इसका हो गया है। फेसबुक का मार्केट कैप यानी कि एम कैप जहां 697.83 अरब डॉलर है, 657.83 यानी 657.83 अरब डॉलर है, जो कि अब टेनेंट का एम कैप 670 अरब डॉलर हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन टेंसेंट का 670 अरब डॉलर का हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सोशल मीडिया की कंपनी बन गई है। अब तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि किस कश्मीरी अलगाववादी नेता को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजने की प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद ने पास कर दिया है। ये अलगाववादी नेता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और उनका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और काफ़ी वयोवृद्ध हैं और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए काफ़ी कुख्यात हैं, और कहा जाता है कि जो भी पत्थरबाजी आदि घटनाएं इन्हीं के सह पे होती है। तो 90 वर्षीय कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित करने का प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद ने पारित कर दिया है ना। अब अगला है सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृहनगर वडनगर, जहां मोदी जी का जन्म हुआ है, आप लोग जानते हैं, तो खुदाई के दौरान कितने साल पुराने 2 बौद्ध कक्ष मिले हैं? कितने साल पुराने 2 बौद्ध विहार के कक्ष मिले हैं? तो इसका आंसर है 2000 साल। आंसर ए होगा इसका आंसर ए होगा। 2000 साल पुराना 2 बौद्ध कक्ष मिला है, और ये पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है वडनगर। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 3री-4री शताब्दी की कुछ
बौद्ध स्तूप मिले थे। और ये पुनः जब खुदाई और हो रही है और नीचे खुदाई हो रही है, तो आप लोग जानते ही खुदाई के दौरान जितना नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा पुराना अवशेष मिलता है। तो 2000 वर्ष पुराने 2 बौद्ध कक्ष मिले हैं, है ना। और एक 2 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार भी मिली है, जो कि आज से 2000 वर्ष पूर्व का है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर खुदाई और आगे चलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिलेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का जो उसका विस्तार वहाँ तक माना जा रहा है, गुजरात के मेहसाना। और जो वडनगर है वो गुजरात के मेहसाना जिला में है। वडनगर गुजरात के मेहसाना जिला में है ना। मोदी जी का जन्म स्थान इस कारण भी चर्चा में रहा है। अब पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल बनता जा रहा है वडनगर। अब अगला सवाल की हम लोग आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि उच्चतम न्यायालय ने आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी विवादास्पद भी था। तो ये जो धारा है, पहले इसको समझ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। ये धारा है 66A। 66A ये धारा जो है वो 66A है ना। और उच्चतम न्यायालय ने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि ये जो धारा है वो अनुच्छेद 19(1)(a) का यानी फंडामेंटल राइट, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन करता है, उसका उल्लंघन करता है ना। यह अनुच्छेद जो 19(1)(a) है, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। यानी बोलने का अधिकार या अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार 19(1)(a) के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, प्रत्येक नागरिक को मिलता है। अब यहाँ पे स्थिति ये हुई कि इसके कारण जो आईटी एक्ट की धारा 66A है, इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे कुछ अपनी बातों को रखता है और उससे कोई आहत हो रहा था, तो इसके कारण राजनीतिक वैनमस्य के कारण उसके साथ उस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसके स्थानीय पुलिस के द्वारा, है ना। तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक अभिव्यक्ति की आज़ादी को अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का हनन करने का उसका माना और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, 66A, है ना। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। और इस जो याचिका दायर करने वाली जो थी वो श्रेया सिंघल थी। श्रेया सिंघल ने ये याचिका दायर किया था, है ना। अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं कि हाल ही में हांगकांग के साथ किस देश ने प्रत्यर्पण संधि स्थगित कर दिया। देखिए, कई देश लगातार प्रत्यर्पण संधि स्थगित कर रहे हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, जो चीन के संदर्भ में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया कि क्या ऐसा हांगकांग के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण कई देश उसके साथ अपने संबंधों को सीमित कर रहे हैं। तो पहले तो इसका आंसर है आंसर सी, न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में प्रत्यर्पण संधि खत्म कर दिया, उसके साथ स्थगित कर दी है। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को ये निलंबित कर चुके हैं, ठीक है। तो हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। तो इसके कारण काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। और इसमें ये हांगकांग में आप लोग को पता ही होगा कि चीन के द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया, जिसके कारण हांगकांग में चाइनीज हस्तक्षेप बढ़ गया। और इसके विरोध में विश्व के इन देशों ने ये कदम उठा रहा है, विश्व का ये विभिन्न देश ये कदम उठा रहा है। अब अगला सवाल है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस अवसर पर एक कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था, एम्पैथी कॉन्क्लेव, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सहित कई मंत्री और सांसदों ने भाग लिया था, है ना। महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि जो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो के लिए शिलान्यास, जो भूमि पूजन होगा और उसका शिलान्यास होगा, तो उस शिलान्यास में जो ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा, पहली ईंट का, वो किस धातु का प्रयोग किया जाएगा। उस ईंट में किस धातु का, सवाल यह है किस धातु का पहला ईंट प्रयोग करेंगे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, शिलान्यास में। तो ये
इसका उत्तर होगा बी, चांदी। चांदी की ईंट का प्रयोग किया जाएगा। इस शिलान्यास में जो चांदी का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है उसका बाजार मूल्य लगभग 15,59,000 एक ईंट का, और जो मंदिर बन रहा है वो लगभग 84,600 वर्ग फुट में, 84,600 वर्ग फुट में ये मंदिर बनाया जा रहा है। और इस मंदिर की जो शैली होगी वो नागर शैली होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर भारत की जितनी मंदिर बनी हैं वो सब नागर शैली में ही बनी है, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में। तो ये नागर शैली में ये मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि नजीब रज्जाक जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको 12 साल कैद की सजा सुनाई गई, ये नजीब रज्जाक किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ये नजीब रज्जाक किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो यहाँ उत्तर होगा सी, मलेशिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और 2018 तक ये मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। तो ये एक जो सरकारी निवेश में अरबों डॉलर के घोटाले का दोषी माना गया है और उनको 12 वर्ष का सज़ा सुनाई गई है, 12 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है। अगला सवाल है जैसिंडा एंड्रन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। और चर्चा में इसलिए है कि अभी न्यूजीलैंड में फिर से चुनाव होने जा रहा है और ये युवा प्रधानमंत्री 40 वर्षीय जो एंड्रन हैं वो अपने प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे हैं, ओपिनियन पोल में काफ़ी आगे हैं। लगभग 61% उनकी पॉपुलैरिटी है और उनका पुनर्निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। तो वो पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगी न्यूजीलैंड की, ऐसा माना जा रहा है, जेसिका एंड्रन। तो उनका निर्वाचन लगभग तय है, वो पुनः प्रधानमंत्री बन जाएंगी क्योंकि बहुमत से बहुत ज़्यादा उनको लोकप्रियता मिल रहा है ओपिनियन पोल में। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटना चक्र था उसका मैंने एक विश्लेषण यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है और आशा है कि आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और कल मैं पुनः दैनिक घटना चक्र को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।